हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक है बंध लंबाई का निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। दूसरा टॉपिक है अपने आइसोटोप इफेक्ट ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रम एंड तीसरा टॉपिक है नॉन रिजिड रोटर। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ यानी कि घूर्णन स्पेक्ट्रम में रेखाओं का अंतराल समान होता है टू बी सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम में रेखाओं की आवृत्ति का हम मापन कर सकते हैं। तो किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी यानी कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर को ज्ञात किया जा सकता है। सामान्यतः स्पेक्ट्रम में तरंग संख्या यानी कि वेव नंबर प्राप्त की जाती है न्यू बार जे से J+1 इक्वल टू 2b ब्रैकेट में J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। और हम जानते हैं कि जो रोटेशनल कांस्टेंट है घूर्णन स्थिरांक b वो क्या होता है h/8π² IC सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि I क्या हो जाएगा h/8π² BC सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यानी कि अब हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है μr², जहाँ म्यू क्या है रिड्यूस्ड मास ऑफ मॉलिक्यूल, तो R बराबर क्या हो गया रूट में I/μ, और म्यू क्या हो गया m1 m2/m1 + m2 यानी कि रिड्यूस्ड मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब है आपके नॉन रिजिड रोटर। तो द्विपरमाणुक अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रा को अगर हम देखें तो ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दो निकट की स्पेक्ट्रमी लाइन के मध्य निश्चित व समान दूरी को सही मान जे के निम्न मानों पर आता है। जे के उच्च मान पर इनकी दूरी कम होती चली जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे जे के मान बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे जो है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाता है। यानी कि हम बोले कि जे के मान बढ़ने पर बी का मान क्या होता है कम होता चला जाता है। जे के उच्च मान पर घूर्णन की जो गति है वो बढ़ने के कारण घूर्णी की दृढ़ प्रकृति प्रभावित होती है, जिससे बंध में क्या आता है तनन पैदा हो जाता है और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है बढ़ने लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक रिजिड रोटर के लिए हमने देखा कि घूर्णन स्पेक्ट्रा में जो स्पेक्ट्रमी लाइन है उनके मध्य फिक्स दूरी है, निश्चित दूरी है, समान दूरी है जो क्या थी 2b सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन ये जो जे के लोअर वैल्यूज़ के लिए तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे जैसे क्वांटम नंबर जे का मान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे एनर्जी लेवल के बीच की दूरी कम होती चली जाती है, यानी कि बी का मान क्या होता चला जाता है कम। यानी कि जे के उच्च मान पर घूर्णन की गति बढ़ने के कारण जो घूर्णी है यानी कि जो रोटर है उसकी दृढ़ प्रकृति प्रभावित होती है, जिससे बॉन्ड में क्या आता है स्ट्रेच पैदा होता है और इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने लग जाता है। चूँकि रिड्यूस्ड मास का मान परिवर्तित नहीं हो सकता है, अतः जे के उच्च मान पर जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि आपके हम बोलें या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ही परिवर्तन होगा। यानी कि हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बढ़ रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्योंकि बंध में तनन यानी कि स्ट्रेच आ रहा है, जो यानी कि इसकी जो रोटर की जो दृढ़ प्रकृति है वो प्रभावित हो रही है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बढ़ रहा है तो अब हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर क्या होता है μr², जहाँ म्यू रिड्यूस्ड मास ऑफ मॉलिक्यूल या रिड्यूस्ड मास ऑफ रोटर एंड आर जो है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। अब जो है रिड्यूस्ड मास वो एक फिक्स वैल्यू है क्योंकि रिड्यूस्ड मास जो है वो m1 m2/m1 + m2 होता है, जो कि m1 और m2 है दोनों जो आपके एटम्स हैं उनके मास है, यानी कि फिक्स वैल्यू है, इसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, यानी कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान बढ़ रहा है, बॉन्ड में स्ट्रेच आ रहा है। ठीक है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से क्या होगा कि आई के मान में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न जे के मान के संगत घूर्णन ऊर्जा स्तर जो है वो रिजिड जो रोटर मॉडल के सैद्धांतिक मान से कुछ नीचे प्राप्त होंगे। यानी कि जो रिजिड रोटर के लिए जे के मान अपन को प्राप्त हुए थे
उसकी तुलना में जो ये नॉन रिजिड रोटर है, नॉन रिजिड रोटर मान लो, या फिर हम बोलेंगे कि जब जे के मान ज़्यादा होते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के मान बढ़ जाते हैं। इसलिए जो ये नॉन रिजिड रोटर में जो जे के मान प्राप्त होते हैं वो रिजिड रोटर में जो जे के मान प्राप्त हुए थे उसकी तुलना में इनके मान कुछ न कुछ कम होंगे। ठीक है। अब है आपके इसके कारण जे के उच्च मान के संक्रमण पर तरंग संख्या न्यू बार का मान भी क्या होगा, कम प्राप्त होगा। इस प्रकार जे के उच्च मान पर घूर्णन क्या होंगे, अधिक तीव्र होते हैं, जिससे क्या होगा, अणु के परमाणुओं पर आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, परमाणु दूर दूर होने की कोशिश करेंगे, अर्थात बॉन्ड में स्ट्रेच पैदा हो जाएगा, तनन पैदा हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो रिजिड रोटर मॉडल था वो लगभग सही है, न कि सही अणुओं का सही मॉडल, यानी कि वो एक जो है अप्रोक्सीमेट मेथड है, बिल्कुल वो सही मॉडल नहीं है। ठीक है। अतः द्विपरमाणु अणु का सही मॉडल क्या है, नॉन रिजिड रोटर मॉडल कहलाता है। ठीक है। यानी कि रिजिड रोटर मॉडल तो है अप्रोक्सीमेट मॉडल, और आपका जो है नॉन रिजिड रोटर मॉडल है वो आपका कहलाता है रियल मॉडल। ठीक है। इसके क्या होते हैं, अणु के दोनों परमाणुओं को एक अपन मासलेस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। इस प्रकार के तंत्र के लिए घूर्णन ऊर्जा का मान हम निम्न व्यंजक के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, यानी कि ईजे बराबर क्या हो जाएगा, h²/8π²i ब्रैकेट में जे गुणा जे प्लस वन माइनस डी एच ब्रैकेट में जे² जे प्लस वन का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। जब हम जो है ये सेंटीमीटर इनवर्स में नहीं है, ये है आपके जूल में। जब हम इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी में किसका भाग दिया जाएगा, HC का भाग दिया जाएगा। तो EJ बराबर क्या हो जाएगा, EJ/HC बराबर BJ ब्रैकेट में J+1 माइनस D ब्रैकेट में J² J+1 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ऊपर वाले जो समीकरण 29 है वो जूल में है, समीकरण 30 में जो ऊर्जा दी गई है वो सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में व्यक्त की गई है। अब इसमें जो घूर्णन स्थिरांक B और D क्या है, आपके सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट है। ठीक है। जहाँ पर B का मान क्या होता है, h/8π²IC सेंटीमीटर इनवर्स में, और आपके D का मान क्या है, h/32π⁴ I² R² या हम बोलेंगे 4b³ जहाँ पर ν0 क्या है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। ठीक है। चूँकि जो आपके V0 या ν0 बोल रहे हैं अपन का मान B से काफ़ी ज़्यादा होता है, अतः समीकरण 31 से D का मान जो है वो B से क्या होगा, बहुत कम होता है। ठीक है। यानी कि द्विपरमाणु अणु का जो आपके रिजिड रोटर मॉडल है या जो नॉन रिजिड रोटर मॉडल है, कोई भी हो, उनके लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा, ΔJ बराबर ±1। ठीक है। यानी कि एनर्जी लेवल जैसे J+1 में ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2b ब्रैकेट में J+1 माइनस 4d ब्रैकेट में J+1 का क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। इसी प्रकार जैसे J+1 ट्रांजिशन में नॉन रिजिड रोटर के लिए तरंग संख्या यानी कि आपके न्यू बार क्या होगा, न्यू बार जैसे J+1 बराबर 2b ब्रैकेट में J+1 माइनस 4d ब्रैकेट में J+1 का क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। अतः हम क्या देख रहे हैं कि घूर्णन स्पेक्ट्रमी लाइन जो है वो समान दूरी पर नहीं है, बल्कि उनके बीच में क्या हो रहा है, उनके बीच की जो दूरी है वो जे के मान बढ़ने पर क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है। जैसे हम बोलें कि वेव नंबर का मान जो है वो जब ट्रांजिशन होगा पहले एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच में, तो वेव नंबर का मान आया आपके 2b माइनस 28d सेंटीमीटर इनवर्स। फिर जब दूसरी से तीसरी एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होगा तो 2b माइनस 76d सेंटीमीटर
इन्वर्स, और जब तीसरी से चौथी के बीच में ट्रांजिशन होगा तो 2b माइनस 148d सेंटीमीटर इन्वर्स। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि d का जो मान है वो b की तुलना में क्या है, बहुत कम है। अतः j के मान पर घूर्णन स्पेक्ट्रमी लाइनों में अंतर दूरी लगभग समान ही है, क्योंकि d का मान क्या है, बहुत कम है, b की तुलना में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आवृत्ति में अंतर ज़्यादा हमें प्रदर्शित नहीं होता है, जबकि j के उच्च मान पर यह प्रदर्शित होने लग जाता है। ठीक है। अब है आपके आइसोटोप इफेक्ट ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो एक द्विपरमाणु अणु जिसमें एक ही परमाणु के विभिन्न समस्थानिक होते हैं, अलग अलग समस्थानिक होते हैं, जैसे आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ऐसे ही हम बोले कि एक द्विपरमाणु अणु जिसमें एक परमाणु के विभिन्न समस्थानिक है में विभिन्न रोटेशनल स्पेक्ट्रा ये देते हैं, यानी कि अलग अलग रोटेशनल स्पेक्ट्रा ये देंगे। इसका कारण क्या है, समस्थानिक परमाणु का भार क्या है, अलग अलग होता है ना, जैसे HCl, DCl। तो इस प्रकार जो है 12 CO, 13 CO, 14 CO है ना, इसी प्रकार से कार्बन 16O, कार्बन 18O आदि। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तथा जो रिड्यूस्ड मास है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, रिड्यूस्ड मास बदल जाएगा, तो रोटेशनल कांस्टेंट b का मान बदलेगा, और जब b का मान बदलेगा तो इनके लिए आपके लिए जो है रिक्वायर्ड एनर्जी जो है एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए वो बदल जाएगी। ठीक है। यानी कि b बराबर H/8π² या H/8π² म्यू r²c। यानी कि हम देख रहे हैं कि रोटेशनल कांस्टेंट b जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिड्यूस्ड मास दोनों के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I या रिड्यूस्ड मास जो है वो आपके जो है वो रोटेशनल कांस्टेंट के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः हम कह सकते हैं कि I या म्यू के मान बढ़ने पर b का मान क्या होगा, कम होगा। जब b का मान कम होगा तो ऊर्जा का मान भी कम हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा स्तर के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि भारी स्पीशीज़ के लिए स्पेक्ट्रमी लाइनों के बीच की दूरी कम होगी या तरंग संख्या कम होगी, जबकि कोई हल्की स्पीशीज़ है तो उसके लिए स्पेक्ट्रमी लाइनों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, तरंग संख्या का मान ज़्यादा होगा। ठीक है। तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किसी भी दिए गए नमूने में हम समस्थानिक की कितनी मात्रा है, उसका सही परमाणु भार, उसकी रिलेटिव अबंडेंस, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि OH बंध में अवशोषण जो है 2.8 म्यू पर होता है, जबकि OD बंध में अवशोषण जो है 3.8 म्यू पर होता है, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम जो है उसके लिए ये जो है हैवियर आइसोटोप है, तो रोटेशन के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये बताता है कि आइसोटोप इफेक्ट के कारण जो है अणु की जो कंपन आवृत्ति क्या होती है, वाइब्रेशनल आवृत्ति, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी एज वेल एज रोटेशनल फ्रिक्वेंसी जो है आइसोटोप इफेक्ट के कारण चेंज हो जाती है। ओके।